हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का ये हम लोग का 11th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग गॉस लॉ क्या है ये डिस्कस कर लिए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये डिस्कस कर लिए हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें हैं वो हम लोग पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। आज हम लोग को यहाँ पे समझना है कि गॉस लॉ की मदद से किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, या आप कह सकते हैं किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग गॉस लॉ की मदद से पता करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होकर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे, तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा, ये हम लोग गॉस लॉ की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये देखेंगे। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। कंडक्टर के बारे में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर पे कोई भी चार्ज हम लोग देते हैं तो वो चार्ज सीधे उसके सरफेस पे आ जाता है, अंदर में चार्ज नहीं होता है, अंदर में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। उसका मेन कारण ये है कि कंडक्टर हम लोग उसी मटेरियल को कहते हैं जिसमें चार्ज आसानी से मूव कर सके। तो आप कोई कंडक्टर है सपोज कीजिए, उसके अंदर चार्ज रखे हैं और सिमिलर टाइप के अगर चार्ज है तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये दूर जाना चाहेगा, क्योंकि जब तक वो कंडक्टर में चार्ज है तो वो एक दूसरे से दूर जा सकता है। तो मैक्सिमम दूरी कहाँ तक हो सकता है, जहाँ दोनों चार्ज सरफेस पे पहुंच जाए वो उनके बीच का मैक्सिमम दूरी होगा। तो सभी चार्ज के बीच डिस्टेंस ज़्यादा हो, इसके लिए चार्ज जो है वो क्या होता है, सरफेस पे चला आता है। तो कंडक्टर पे जो भी चार्ज देते हैं या कंडक्टर पे जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे आ जाएगा। चलिए, अब इस कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो इसमें दो केसेस लिया जा सकता है। एक कोई बाहर का पॉइंट है उस पे फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे, और दूसरा केस हम लोग लेंगे कि अगर कोई अंदर का पॉइंट है तो अंदर के पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस का क्या है, कोई भी एक क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर सकें, और वो नेट फ्लक्स क्यू एनक्लोज्ड या अंदर का जो नेट चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये गॉस लॉ कहता है। तो गॉस लॉ का हम लोग इस्तेमाल करते हुए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसके थ्रू नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। इसको लिखना कैसे है, ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया वैसा एक हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। तो आर डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस जब हम लोग ड्रॉ कर लिए, इसके थ्रू नेट फ्लक्स जो है वो दिखाएंगे कि Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं अगर, तो हमको मिलेगा E डॉट डी एस इज इक्वल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि प्लस Q है इस पूरे सरफेस पे, जो आप कह सकते हैं कि जो कंडक्टर पे चार्ज है वो पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। अब E डॉट डी एस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो ये E डॉट डी एस कैसे मिलेगा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग को E और डी एस का डायरेक्शन देखना होगा। यहाँ पे हम लोग छोटा सा स्मॉल एरिया अगर कंसिडर करते हैं तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, एरिया वेक्टर जो है जो सरफेस एरिया ले रहे हैं स्फीयर का, स्फीयर के ठीक सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं और बाहर की तरफ लेते हैं। क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर हमेशा
क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया के परपेंडिकुलर लाइन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, यानी जो यहाँ से सेंटर से आने वाली लाइन है वही उस सरफेस एरिया के ठीक परपेंडिकुलर होता है। तो ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब ये फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री से पता करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब जगह यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी, चाहे यहाँ लीजिए, इधर के किसी पॉइंट पे लिए, इधर के किसी पॉइंट पे लिए, या इधर कहीं कोई पॉइंट पे लिए, इन सभी जगह जो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। यानी कहीं पे भी आप चार्ज पार्टिकल को रख दीजिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो वो बाहर की तरफ ही रिपेल होगा। तो इससे हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि जो फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का एक और फायदा क्या हुआ यहाँ पे कि सभी पॉइंट का जो दूरी है सेंटर से वो बराबर है। तो हर एक पॉइंट पे या हर एक पॉइंट के बारे में देखेंगे तो हर पॉइंट एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। इसके पीछे जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पीछे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही है। तो सभी पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो सभी जगह मैग्नीट्यूड बराबर होगा और सब जगह आप देखेंगे तो ई डॉट डी एस जो है, या ई और डी एस का जो डायरेक्शन है वो एक तरफ है। तो ई डॉट डी एस जो है ई डी एस के बराबर हो जाएगा। ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू हो जाता है 1। ए डॉट बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 0 है और कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ए इंटू बी होगा ए डॉट बी के जगह पे। उसी तरह यहाँ ई डॉट डी एस की जगह पे ई डी एस हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से हमको इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस लिखना है, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यू इन भी लिखते हैं हम लोग कई जगहों पे। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है, कांस्टेंट है, पॉइंट चेंज होने से फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी ले सकते हैं और इंटीग्रेशन रह गया सिर्फ डी एस का। और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, तो पूरे सरफेस पे घूम घूम के हमको डी एस को ऐड करना है, यानी हर स्मॉल एरिया को ऐड करना है जो गॉसियन सरफेस बना है उस सरफेस के लिए। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, अंदर में टोटल चार्ज कितना है, क्यू इन जो है वो नेट चार्ज प्लस क्यू है, तो क्यू लेंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये स्फीयर का जो टोटल एरिया है वही डीएस का क्लोज इंटीग्रेशन कहलाएगा। एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना लेते हैं हम लोग, ये ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई, इसको इधर ले आते हैं, 4 पाई को इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इस रिजल्ट पे आप ध्यान देंगे तो ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पता करते हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, k क्यू बाई आर स्क्वायर। के जगह पे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर जो है किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो इसको हम लोग एज ए थ्योरम भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि किसी स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिमेट्रिकली, उन सबको अगर उसके सेंटर पे ले लिया जाए पूरे चार्ज को, यहीं पे क्यू चार्ज ले लें, तो उससे r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी जैसे पॉइंट चार्ज के लिए होता है वैसे ही स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होगा। यानी पॉइंट स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और उस पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लिख दीजिए। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वही सेम फॉर्मूला मिलेगा या वही सेम रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट यहाँ पे याद करना बहुत आसान है, पर यहाँ तक हम लोग पहुंचे कैसे हैं, गॉस लॉ से पहुंचे हैं। यही सेम चीज हम लोग कूलम्स लॉ से भी कर सकते थे। उसमें प्रोसेस में क्या करना होता है, हम लोग इसको रिंग में डिवाइड कर देते हैं ऐसे स्फीयर को, और हर रिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमको फाइनल रिजल्ट यही मिलता है। तो
कूलम्स लॉ से अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं इस रिजल्ट के लिए तो थोड़ा प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट होता है। गॉस लॉ से उसी को हम लोग बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। एग्जामिनेशंस वगैरह में भी गॉस लॉ से ही पूछा जाता है कि गॉस लॉ से आप डिराइव करके बताइए कि किसी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। यहाँ पे स्फेयर का जो रेडियस है उसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। और पहला केस था जहाँ पे कैपिटल R जो है वो छोटा है स्मॉल r से, यानी जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस उसके रेडियस से बड़ा है। अब सेकेंड केस ऐसे ही हम लोग को डिस्कस करना है, देखना है। सेकेंड केस ले रहे हैं जहाँ पे पॉइंट P जो है वो स्फेयर के अंदर है, यानी पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो छोटा है इस बार रेडियस से। ये सेकेंड केस हम लोग ले रहे हैं। मान लेते हैं इधर यहाँ पे ये स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो हम लोग फिर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r हो। तो हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पता कर सकते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। अच्छा, ये स्फेयर का जो रेडियस है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मान लेते हैं स्मॉल r है, कैपिटल R है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये कैपिटल R है। इसको लिखना कैसे है हम लोग फिर से लिखेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया उस तरह से हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ये फिगर 2D में है, आपको 3D में यही सारी चीज़ों को एज्यूम करके चलना है कि हम लोग गॉसियन सरफेस पूरा स्फेरिकल ड्रॉ किए हैं और उसके बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो स्फेयर हम लोग लिए हैं कंडक्टिंग स्फेयर वो उससे बड़ा है, तो चार्ज जो है सब बाहर है। अब इस अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करना है या गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग गॉस लॉ को अप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस लॉ बताता है। अब सिमेट्री के आधार पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के चारों तरफ जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसा ही इधर वाला कोई पॉइंट या इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसके चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है इसके लिए वैसा ही इसके लिए है, वैसा ही यहाँ के लिए है। सभी पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। और हम लोग यहाँ भी मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो अंदर या बाहर कोई एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में फील्ड होना चाहिए। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और जो ds कंसीडर कर रहे हैं वो भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो E और ds दोनों एक डायरेक्शन में है। इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लेना है। तो अंदर में जो चार्ज आया गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहते हैं। कंडक्टर में चार्ज सब कहाँ है, सरफेस पे है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या आया, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आया 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ से E को कांस्टेंट मान रहे हैं अगर हर एक पॉइंट पे, तो E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो E इंटू सम फाइनाइट वैल्यू या सम एरिया, इस एरिया को चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से ये वाला टर्म 0 नहीं है तो E को ही 0 होना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि इसको डिवीजन में भेजेंगे इधर तो E हमको 0 मिल जाता है। यानी अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर के केस में आपको क्या याद रखना है, कंडक्टर पे के सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है। किसी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर वाले पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। और बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए उस पूरे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज मान लेते हैं उसके सेंटर पे, और उस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी आएगा वही फील्ड इंटेंसिटी पूरे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आएगा। तो यही दो केस आपको यहाँ याद रखना है। इसको आप फॉर्मूला के जैसे या इसको आप थ्योरम के जैसे भी याद रख सकते हैं। आइए इसी में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम लोग ले रहे हैं जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब कंडक्टर के हर एक हिस्से में चार्ज जो है एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कोई स्मॉल हिस्सा लेते हैं, अगर वो हिस्सा बराबर बराबर है तो सब में चार्ज बराबर बराबर बटा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके वॉल्यूम में पूरा हर जगह चार्ज ले लिया जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे चार्ज आपको मिलेगा, अंदर भी सरफेस पे भी हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को पता करना है किसी पॉइंट। यहाँ पे भी हम लोग दो केस कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट अगर अंदर हो तब, तो अगर कोई पॉइंट अंदर है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो, तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो हम लोग गॉस लॉ के मदद से फील्ड इंटेंसिटी तभी पता करेंगे जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और उस गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर पाते हैं, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं इस पर नेट चार्ज जो है वो Q है, अंदर का कोई पॉइंट है। हम लोग पहला केस ले रहे हैं कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है। कैपिटल R हम लोग कह रहे हैं इस स्फीयर का रेडियस है, तो इस कैपिटल R से स्मॉल r छोटा है, यानी पॉइंट जो है अंदर का है। अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तो हम फिर से गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन लॉ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी गॉसियन लॉ आपको स्फेरिकल ड्रॉ करना होगा, जहाँ पे ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमको फील्ड इंटेंसिटी पता करना है P, वो सेंटर से r डिस्टेंस पे दिया गया, तो r डिस्टेंस पे ही हम लोग एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि किसी भी पॉइंट को आप देख लीजिए तो हर पॉइंट सिमेट्रिकल है एक दूसरे के। इस पॉइंट को देखिए या यहाँ वाला किसी पॉइंट को देखिए, इधर कोई पॉइंट देखिए, इसके चारों तरफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके चारों तरफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है। तो यहाँ जो पॉइंट लिया गया है उस पर फील्ड इंटेंसिटी जिधर होगा और जितना होगा उतना ही फील्ड इंटेंसिटी सभी पॉइंट पे होगा। यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी ई होगा। ठीक है, तो एक ये आसानी हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए जैसा कि सरफेस में दिखाया गया। ये वाइट वाला जो लाइन है इसको आप गॉसियन सरफेस कहेंगे। इसको हम लोग कह रहे हैं ये क्या है, यही गॉसियन सरफेस है हमारा। तो एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ किए। उसके बाद अब आप इस पे गॉस लॉ अप्लाई करिए। अप्लाइंग गॉस लॉ, हम लोग को गॉस लॉ अप्लाई करने पे क्या मिलता है, ई डॉट डी एस, यानी नेट फ्लक्स जो है, ई डॉट डी एस का जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है वही नेट फ्लक्स को बताता है। नेट फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से हमेशा क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अब हमको यहाँ पे दो चीज देखना है, ई डॉट डी एस क्या होगा, और गॉसियन सरफेस हमेशा याद रखिएगा ऐसा ही ड्रॉ करते हैं जहाँ ई डॉट डी एस का वैल्यू पता हो जाए आसानी से और उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सके और नेट फ्लक्स पता कर सके। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का मेन मकसद यही है कि हर एक पॉइंट पे ई डॉट डी एस का जो एंगल है वो सेम मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ ई का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन, इस पे छोटा सा जो सरफेस एरिया लेंगे डी एस, सरफेस एरिया हमेशा किस पे लेना है, गॉसियन सरफेस पे। तो ये जो सरफेस एरिया लेंगे छोटा सा, उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। गॉसियन सरफेस हमेशा सरफेस जो एरिया वेक्टर है ds, उसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। स्फीयर का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, और यहाँ हमको रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन लेना होता है एरिया वेक्टर के लिए। तो जो एरिया वेक्टर है ds और e का जो डायरेक्शन है वो दोनों यहाँ पे आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगा। तो वैसे केस में ई डॉट डी एस को हम लोग ई डी एस इंटू कॉस जीरो लिखेंगे। तो कॉस जीरो का वैल्यू हमको पहले से पता है कि 1 होता है, और क्यू एनक्लोज्ड जो हम लोग ले रहे हैं वो यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा। टोटल चार्ज तो क्यू दिया हुआ है, पर हमको चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। इसको कैसे करेंगे, अब इधर वाला हिसाब पहले कर लेते हैं। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है और ई कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे सेम है, तो बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करना है, और इधर हम लोग काम करते हैं कि अंदर का चार्ज कितना है।
तो टोटल चार्ज जो है, पहले हम लोग चार्ज डेंसिटी निकालेंगे सिग्मा। ये इस पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज आएगा हर एक जगह पे वो सेम आना चाहिए। तो जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू नेट चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये सिग्मा निकल गया। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इंटू अंदर का जो वॉल्यूम है इसके अंदर का जो वॉल्यूम है V डैश मान लेते हैं, ये पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम वो कितना होगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे। अब आइए देखिए, ये E हो गया। ds का क्लोज इंटीग्रेशन कैसे होगा, यानी ये जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल एरिया होगा। ds को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हर स्मॉल एरिया को ऐड करना है पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए इस एरिया को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 4πr²। ये हम लोगों का किसी भी स्फेरिकल सरफेस का एरिया जब पता करना होता है तो 4πr² के बराबर होता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, सिग्मा की वैल्यू ये रखेंगे अगर q/4/3 πr³। यहाँ सिग्मा की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। अब इसमें बहुत सारा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 4, 3, पाई ये सब ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं सीधे E इज इक्वल्स टू, ये r² है इधर और यहाँ R³ है। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये पावर 3 और ये पावर 2 है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर 1 रह जाएगा r का। तो ऊपर हमारा रह गया है q इंटू r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल R³। ये जो है वो यहाँ नीचे लिखना है। ये नेट फील्ड इंटेंसिटी मिला अंदर के किसी पॉइंट पे। अब इसी तरह से बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो तो भी हम लोग आसानी से गॉस थ्योरम के मदद से या गॉस लॉ के मदद से पता कर सकते हैं। इसी में हम लोग सेकेंड केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं जहां पे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R कहेंगे। कैपिटल R क्या है, ये स्फीयर का रेडियस है। स्मॉल r क्या है, ये बाहर का कोई जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर से। तो हम लोग कह रहे हैं कि सेकेंड केस जहां स्मॉल r यानी जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है उसका डिस्टेंस सेंटर से स्फीयर के रेडियस से बड़ा है, यानी आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि पॉइंट जो है वो स्फीयर के बाहर हो, तब फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे। तो आपको इस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करना फायदेमंद है। ये अभी आप समझ जाएंगे जब गॉस को हम लोग अप्लाई करेंगे। ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन से ये फॉर्मूला मिलता है हम लोग को। अब जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने यहाँ पे स्फेरिकल ड्रॉ किया है उसका मेन कारण ये है कि इस गॉसियन सरफेस पे आप कहीं पे भी एरिया वेक्टर लीजिए, ये जो ds का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। तो E डॉट ds को हम लोग E ds cos 0 लिखते हैं। cos 0 हर जगह ये 0 होगा, किसी भी पॉइंट पे चले आइए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ds भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है उसके हर एक पॉइंट पे E डॉट ds का वैल्यू जो है वो एक ही होगा। उसको हम लोग लिख सकते हैं E ds cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो सिर्फ E ds लिख सकते हैं। का क्लोज्ड इंटीग्रेशन लेंगे इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड को हम लोग Q इन भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में बाई एप्सिलॉन नोट। इस पर नेट चार्ज क्या है, Q है, और इस पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है तो Q इन के जगह पे हम लोग
सिंपली Q लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हुए सिर्फ ds को इंटीग्रेट करना है। तो E को बाहर ले लीजिए, ds को पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ Q/ε0 हो जाएगा। तो अब तुरंत आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत आसानी से मिलेगा। ds क्या हो गया 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0, यानी E इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q/r²। 4 इधर से 4πr² को इस तरफ ले आए हैं। तो ये जो रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है, फिर से आप ध्यान देंगे तो जो होलो स्फीयर के लिए मिला था बाहर के किसी पॉइंट पे, वही सेम रिजल्ट सॉलिड स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कह सकते हैं, जिसपे चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए भी यही रिजल्ट मिला। बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों ही केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता, किसी एक तरफ चार्ज ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ कम होता है, तो रिजल्ट हो सकता है ऐसा ना मिले। और हो सेंटर से आर डिस्टेंस पे हर अलग अलग पॉइंट पे अगर देखेंगे फील्ड इंटेंसिटी तो अलग अलग मिल सकता है। पर हमें जो केस यहाँ पे समझना है, पढ़ना है, वो ये साफ साफ कह रहा है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये रिजल्ट देखते हुए एक बात समझ में आ गया कि स्फीयर पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो सरफेस पे हो या पूरे वॉल्यूम में हो, अगर पॉइंट बाहर का है तो पूरे स्फीयर को हम लोग पॉइंट चार्ज मान लेते हैं उसके सेंटर पे, और उस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी आएगा वही पूरे स्फीयर के कारण आएगा। पर अंदर वाले पॉइंट की जब बात करें तो जब कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं जहां अंदर में कोई चार्ज नहीं है, उस केस में अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। और दूसरा केस जो यहाँ पे हम लोग देखें, दूसरा केस जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर के किसी पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके पहले हम लोग देखें कि 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई RQ के बराबर है। यानी स्मॉल r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा, वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगा और घटेगा। इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से ग्राफ से समझा जा सकता है कि किसी कंडक्टर के अंदर और बाहर फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला केस हम लोग लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर का। कंडक्टिंग स्फीयर में आप देखेंगे फील्ड इंटेंसिटी की बात कही जाएगी। एक तरफ हम लोग फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और दूसरी तरफ सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये स्मॉल r की वैल्यू जब तक कैपिटल R के बराबर ना हो जाए तब तक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। इसके जैसे ही बाहर आएंगे एकाएक आपको सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। ये सरफेस पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r² के बराबर। उसके बाद ये फील्ड इंटेंसिटी, इसके बाद का ये जो फील्ड इंटेंसिटी है वो ऐसे तेजी से घटता चला जाएगा। यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो 1/4πε0 इंटू Q/r² है। ये r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। r जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा केस कंडक्टिंग स्फीयर का। कंडक्टिंग स्फीयर में ऊपर फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं और यहाँ r ले रहे हैं। तो स्मॉल r को 0 से बढ़ाते हुए लेके जाना है कैपिटल R तक और फिर इसको इधर इन्फिनिटी तक लेके जा रहा है। 0 से कैपिटल R तक जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी अंदर हम लोग सेंटर से धीरे धीरे सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी बड़ा होता जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? इसका वैल्यू जो है वो KQ/r² हो जाएगा सरफेस पे। उसके बाद ये फील्ड इंटेंसिटी
घटने लगेगा, यानी इधर जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर हो जाता है। अंदर वाले पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को मिला था वो क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू स्मॉल r बाई आर क्यू। ये इस फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी अंदर में वेरी करता है। स्मॉल r की वैल्यू जहां 0 रख देंगे वहां फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे है, स्फीयर के सरफेस पे है। और उसके बाद सरफेस से जैसे दूर फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी फिर वापस कम होता जाएगा। तो ये दो केस ही आपको स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में याद रखना है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और इस पर कमेंट करना नहीं भूलेंगे।